Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पेंडास लाइब्रेरी। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल भी हम देख चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखे थे बहुत सारे तरीके कि कितने तरीके से आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक टैबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे सीरीज में 1 इंडेक्स होता है, इसी तरीके से डेटा फ्रेम में 2 इंडेक्सेस को फॉलो किया जाता है, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। ओके, साथ ही हमने डेटा फ्रेम के फीचर्स को देखा, डेटा फ्रेम के सिंटेक्स को देखा कि किस तरीके से आप डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हो। सो होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, सो डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे सीरीज के हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे, वैसे ही हम यहाँ पर डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स देखेंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टीज, है ना। डेटा फ्रेम में से एलिमेंट्स को एक्सेस करना, इंडेक्स को एक्सेस करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, डेटा फ्रेम का शेप, साइज, कितने डायमेंशन में है, तो ये सब सारी चीजों को जब आप एक्सेस करना चाहते हो डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो उसी को कहते हैं हम एट्रीब्यूट्स। ओके, सो कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स हम यहाँ यूज करने वाले हैं, वो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सो लाइक सीरीज, जैसे सीरीज में हमने देखा वी कैन एक्सेस सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। यहां पे हम डेटा फ्रेम की भी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे, जैसे हमने सीरीज में कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया था। कैसे? उनके एट्रीब्यूट के फॉर्म में, बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी विद द डेटा फ्रेम नेम। और कैसे आप इन्हें एक्सेस करोगे? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। मतलब जिस सिंटेक्स को आपको फॉलो करना है ना, वो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे आपको क्या करना है, यहां आपको सिंपल लिखना है कुछ इस तरीके से, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, देन आपको फिर लगाना है डॉट और फिर लिखना है आपको एट्रीब्यूट का नेम, जिस एट्रीब्यूट को आपको एक्सेस करना है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, डॉट लगा के उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे, है ना। डॉट लगा के हम उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। ओके, तो इसके थ्रू, इस सिंटेक्स के थ्रू हम सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे डेटा फ्रेम के। ओके, अब ये डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, उनके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना, इसको हम सीखेंगे एक एग्जांपल से। ठीक है, एक ही एग्जांपल लेंगे जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में लिया था, और वो एग्जांपल हम वही लेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, सो पूरी होल डेटा फ्रेम को समझने के लिए हम एक ही एग्जांपल लेंगे, ताकि आपको सारी चीजें ना बहुत अच्छे से समझ में आए उस एक एग्जांपल से, एक टेबल से। ओके, तो कौन सा एग्जांपल हमने डिस्कस किया था लास्ट टेबल में, लास्ट वीडियो में? वी आर गोइंग टू यूज अ पार्ट ऑफ डेटा from a report called State of Forest Report 2017 published by Forest Survey of India। इंडिया फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2017, जिसमें स्टेट्स में कितने फॉरेस्ट हैं, डेंस है, जियोग्राफिकल एरिया कितना है ना, वो सारी रिपोर्ट के थ्रू आपको यहाँ पे एक टैबुलर डेटा शो किया गया था। दैट एक्सेसिबल, जिसे आप एक्सेसिबल कर सकते हो इस वेबसाइट से भी, एज आर एग्जाम्पल डेटा इन दिस सेक्शन। ओके, सो ये जो टेबल है, ये जो रिपोर्ट है, इसको टैबुलर फॉर्म में क्रिएट किया गया था। वो टेबल हमने देखी थी जिसमें स्टेट थी आसाम, दिल्ली, है ना, जियोग्राफिकल रेंज थी कुछ, और कुछ उसके अकॉर्डिंग वेरी डेंस फॉरेस्ट की रेंज थी। तो वो टेबल को कैसे क्रिएट किया, वो डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया, है ना, उसमें इंडेक्सेस क्या थे, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने कुछ इस तरीके से कोड को फॉलो किया है। ओके, तो पहले आप कोड देखो, इसके अकॉर्डिंग कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट हुई है वो देखेंगे हम, देन उसके हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। So as per this report, the following data frame forest area DF, ये डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट का नाम हुआ, फॉरेस्ट एरिया DF। ओके, फॉरेस्ट एरिया DF नाम से हम एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर? तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे जिस तरीके का यूज करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने कुछ 6 से 7 तरीके देखे थे डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, तो यहां हम जिस तरीके का यूज करने वाले हैं वो है डिक्शनरी ऑफ सीरीज। मतलब बहुत सारी सीरीज होंगी, मल्टीपल सीरीज होंगी, उन सीरीज को आप डिक्शनरी में एक्सेस करोगे और उससे क्रिएट करोगे आप फॉरेस्ट एरिया DF नाम की एक डेटा फ्रेम। बात समझ में आई कि यहां हम कौन सा तरीका देखने वाले हैं? डिक्शनरी ऑफ सीरीज। आप किसी भी तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो यहां देखो, सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट की है फॉरेस्ट एरिया नाम से। क्या क्रिएट की है? डिक्शनरी फॉरेस्ट एरिया नाम से, और उसके आगे लगाया है हमने करली ब्रैकेट।
और इस कर्ली ब्रैकेट को एंड किया है हमने यहां पर, यहां एंड हुआ है वो कर्ली ब्रैकेट, मतलब डिक्शनरी यहां से स्टार्ट हुई है, ओके, यहां से आपकी डिक्शनरी स्टार्ट हुई है, ओके, और वहां पे एंड हुई है, फाइन। अब इस डिक्शनरी में आप यूज कर रहे हो डेटा को, कीज को, वैल्यूज को, तो यहां पे आसाम, केरला और दिल्ली, आसाम, केरला और दिल्ली 3 की वैल्यूज हैं, मतलब ये 3 स्टेट हैं जो बनेंगे डेटा फ्रेम का इंडेक्स। समझ में आया? उसके बाद हमने यूज किया सीरीज, मतलब pd डॉट सीरीज, जिसमें हमने डेटा को एक्सेस किया है, ओके, कुछ एरिया, जैसे जो हमने देखा था अभी स्टेट का जियोग्राफिकल एरिया, तो जियोग्राफिकल एरिया को डेटा में एक्सेस किया, और इंडेक्स में हम एक्सेस कर रहे हैं वेरी डेंस, मॉडरेट, ओपन फॉरेस्ट। तो जो इंडेक्स होगा वही इंडेक्स बनेगा कॉलम इंडेक्स, ठीक है। तो देखो हर एक सीरीज का, ये पहली सीरीज हुई यहां पर सीरीज 1, ये दूसरी सीरीज है और ये तीसरी सीरीज है, 3 सीरीज को हम यहां यूज कर रहे हैं। तीनों सीरीज में ये डेटा वैल्यूज आपको यहां शो हो रही है, और हर सीरीज के इंडेक्स को मैंने यहां स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहां देखो इस वाली लाइन में फॉरेस्ट एरिया डीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसमें हमने लिखा है पीडी डॉट डेटा फ्रेम। क्या लिखा है? पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें एक्सेस कर लिया हमने इस डिक्शनरी को, फॉरेस्ट एरिया। तो अब इस डिक्शनरी में जितनी सीरीज है, उनके जो डेटा वैल्यूज है, उनमें जो इंडेक्सेस हैं, बस वो सीरीज के जो इंडेक्सेस है, जो डेटा वैल्यूज है, वही डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस और डेटा वैल्यूज में आ जाने वाले हैं। ओके, नाउ प्रिंट करवाया फॉरेस्ट एरिया डीएफ को। अब देखो कैसे क्रिएट होगी डिक्शनरी, डेटा फ्रेम। तो ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। आसाम, केरला और दिल्ली, ये हो गया कीज, किसकी? डिक्शनरी की। ये डिक्शनरी की कीज है जो यहां पर कॉलम इंडेक्स के फॉर्म में आपको एक्सेस हो रही है डेटा फ्रेम के, ठीक है। और ये हो गए सीरीज के वैल्यूज, है ना, सीरीज की वैल्यूज, या फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, सीरीज की वैल्यूज नहीं बोलेंगे हम, डिक्शनरी की वैल्यूज, सीरीज के इंडेक्स जो क्रिएट हो गए हैं रो इंडेक्स के फॉर्म में। डिक्शनरी की वैल्यू, ये डिक्शनरी की कीज, ठीक है, और डिक्शनरी की वैल्यू बन गई है सीरीज की इंडेक्स, और रो इंडेक्स हो गया डेटा फ्रेम का, और ये क्रिएट हो गए आपकी डेटा वैल्यूज डेटा फ्रेम की, ठीक है, जो डेटा वैल्यूज हमने सीरीज में लिखी थी। तो इस तरीके से देखो सीरीज, डिक्शनरीज का यूज करके हमने एक डेटा फ्रेम यहां पे क्रिएट किया है। ओके, बहुत इजी होता है, इसको प्रैक्टिकल भी हम समझेंगे। अब इस पर हमें अप्लाई करने हैं एट्रीब्यूट्स। तो इस डेटा फ्रेम को बहुत ध्यान से देखो आप, असम, केरला, दिल्ली, ये 3 स्टेट हैं। उन तीनों स्टेट में जियोग्राफिकल एरिया, वेरी डेंस एरिया, मॉडरेट डेंस एरिया, ओपन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की रिपोर्ट है। तो ये एरिया है 78,438, 2,797, 10,192, 15,116, ऐसा कुछ डेटा है हर एक स्टेट के लिए, जो इंडिकेट कर रहा है जियोग्राफिकल एरिया को, डेंस एरिया क्या है, मॉडरेट डेंस कितना एरिया है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, ठीक है। ये कुछ एरियाज हैं स्टेट वाइज। अब हम इस डेटा फ्रेम पे अप्लाई करेंगे एट्रीब्यूट्स को। किसके एट्रीब्यूट्स? डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। इस टेबल में आपको एट्रीब्यूट मिलेंगे, कैसे यूज करना है वो भी पता चलेगा, किस एट्रीब्यूट का क्या काम है वो भी, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी। ओके, और एग्जाम्पल हम किस टेबल पर डिस्कस करेंगे? एग्जाम्पल हम इस टेबल पर ही डिस्कस करेंगे, इस डेटा फ्रेम पर ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला इंडेक्स जो है वो है, एट्रीब्यूट है इंडेक्स। सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं यहां पर इंडेक्स। इंडेक्स एट्रीब्यूट का काम क्या होता है सीरीज में भी और यहां डेटा फ्रेम में भी, कि आपको इंडेक्स रिटर्न करता है ना। क्या रिटर्न करता है? डेटा फ्रेम का इंडेक्स। यूज कैसे करेंगे? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इंडेक्स। कैसे यूज करोगे आप इसको? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इंडेक्स। अब ये क्या डिस्प्ले करेगा? कौन सा इंडेक्स? रो इंडेक्स। मतलब रो में जो भी लेबल्स हैं, रो में जितने भी इंडेक्स लिखे हुए हैं, चाहे वो 0, 1, 2, 3 हो, या आपने कोई लेबल इंडेक्स दिए हो, तो वो रो में जो भी लिखा हुआ है, रो के जो भी इंडेक्स है, वो हमें ये इंडेक्स प्रॉपर्टी रिटर्न करेगी। तो देखो, फॉरेस्ट एरिया डीएफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगा के लिख दिया इंडेक्स, तो आपका आउटपुट क्या शो हो रहा है? तब आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। देखो, ये हो गया आपका आउटपुट। क्या शो हो रहा है आपको? आउटपुट कि जो इंडेक्स था, क्या इंडेक्स था? इंडेक्स इक्वल्स टू जियोग्राफिकल एरिया, वेरी डेंस एरिया, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट। वो भी कौन सा? रो वाला। देखो ध्यान से, ये है रो वाला आपका इंडेक्स।
तो रो इंडेक्स आपको शो होगा किसमें, जब आप इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो यहां पे जब आपने डॉट इंडेक्स लिखा तो जो रो साइड पे इंडेक्स थे वो रिटर्न हुए। ओके, सो इंडेक्स समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉलम। मतलब जब आप डॉट कॉलम्स लिखोगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, जब आप कॉलम्स एट्रीब्यूट का यूज करोगे तब आपको मिलेंगे कॉलम इंडेक्स। इंडेक्स लिखोगे तो रो इंडेक्स मिलेंगे, कॉलम लिखोगे तो कॉलम इंडेक्स मिलेंगे। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले कॉलम लेबल्स, मतलब कॉलम में जो भी लेबल्स लिखे हैं, जो न्यूमेरिकल इंडेक्स है, किसी भी तरीके का इंडेक्स यहां पे रिटर्न होगा। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखा फॉरेस्ट एरिया डीएफ, डॉट लगा के यूज किया कॉलम्स। ओके, तो देखो आउटपुट क्या रिटर्न हुआ, आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से रिटर्न हो रहा है, इंडेक्स ऑफ कॉलम्स आर आसाम, केरला, और उसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। तो कॉलम साइड का यदि इंडेक्स देखें तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि कॉलम के इंडेक्स क्या हुए, आसाम, केरला, दिल्ली ना, तो यही इंडेक्स आपको यहां पे शो हो रहे हैं, आसाम, केरला, दिल्ली, ये तीनों कॉलम इंडेक्स हुए। और जियोग्राफिकल एरिया, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, ये हुए रो इंडेक्स। तो दो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी देखी, इंडेक्स प्रॉपर्टी और कॉलम्स प्रॉपर्टी। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी और कॉलम प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, होप आपको अभी अच्छे से समझ में आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डी टाइप्स। डी टाइप प्रॉपर्टी सबको क्लियर है अच्छे से। डी टाइप प्रॉपर्टी का क्या काम है, डी टाइप प्रॉपर्टी का काम होता है कि डेटा टाइप रिटर्न करना। जैसे सीरीज का डेटा टाइप होता है ना, डेटा वैल्यूज कैसी होती है, न्यूमेरिक होती है, कैरेक्टर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप रिटर्न होता है। यहां भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कैसा डेटा सेव है उसका टाइप कौन रिटर्न करेगा, डी टाइप प्रॉपर्टी रिटर्न करेगी, डी टाइप प्रॉपर्टी। ओके, सो टू डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम इन डेटा फ्रेम, हर कॉलम में किस तरीके का डेटा है, क्योंकि डेटा फ्रेम में अलग अलग टाइप के डेटा को आप सेव करते हो। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें जियोग्राफिकल रेंज, आसाम, दिल्ली और जो भी हमने स्टेट्स देखी उसके अकॉर्डिंग डेटा डिफरेंट टाइप का है। हो सकता है किसी में स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो, किसी कॉलम में नंबर टाइप का डेटा हो, तो कॉलम वाइज आपको डेटा टाइप रिटर्न होता है। ओके, कैसे लिखा देखो यहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया डीएफ, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट डी टाइप, क्या लिखा हमने डॉट लगा के, डी टाइप। डी टाइप मतलब कि डेटा टाइप रिटर्न करना है, इस एट्रीब्यूट का काम। तो अब कॉलम वाइज किसके वाइज आपको आंसर रिटर्न हो रहा है, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज आउटपुट देखो क्या आ रहा है आपको, आसाम, केरला, दिल्ली, ये तीनों किस टाइप के हैं, ये तीनों हैं इंटीजर एंड फ्लोट टाइप के। मतलब आसाम और केरला में तो इंटीजर टाइप वैल्यूज हैं इन दोनों कॉलम में, लेकिन दिल्ली में कैसी वैल्यूज हैं, फ्लोट टाइप, डेसिमल टाइप वैल्यू है। तो इसका टाइप कैसे शो हो रहा है आपको, फ्लोट शो हो रहा है। ओके, तो जब आप ऐसा लिखोगे ना फॉरेस्ट एरिया डीएफ डॉट डी टाइप, तब आपको ये आउटपुट मिल जाना है। क्या मिल जाना है, इस तरीके का आउटपुट। ठीक है, इसकी टेबल देखें तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसकी टेबल ध्यान से, यहाँ पे आसाम में सारी इंटीजर वैल्यूज है, केरला में सारी इंटीजर वैल्यूज है, लेकिन दिल्ली में आपको सारी डेसिमल वैल्यूज दिख रही है। तो इसका हो गया इंटीजर डेटा टाइप, इसका इंटीजर, और इसका हो गया फ्लोट डेटा टाइप, राइट। तो डी टाइप जो हमने एट्रीब्यूट यूज करा उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिला कि आसाम वाला जो कॉलम है उसके अंदर है इंटीजर वैल्यू, केरला वाला जो कॉलम है उसके अंदर है इंटीजर वैल्यू, दिल्ली वाला जो कॉलम है उसके अंदर है फ्लोट वैल्यू। तो ये कॉलम इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें, कॉलम की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें डी टाइप ने डेटा टाइप शो किया। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट वैल्यू, मतलब वैल्यूज प्रॉपर्टी। वैल्यूज क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा रो की वैल्यूज। अभी इंडेक्स से आपने इंडेक्स एक्सेस किया, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, अब हमें डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो डेटा वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम वैल्यूज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जैसे सीरीज में यूज किया था। So to display a NumPy ND array having all the values in the data frame without the access labels, मतलब by default पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो किससे, पेंडास लाइब्रेरी में जो भी डेटा फ्रेम और सीरीज होता है उसके फ्लोट को डिफॉल्ट शो करता है ना, फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, लिखा जब आपने फॉरेस्ट एरिया डीएफ डॉट वैल्यूज, क्या लिखा आपने जब, डॉट वैल्यूज। तो डॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको एरे शो हुई, 3 एरे है ना, क्योंकि जो डेटा वैल्यूज है कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज लिखी है वही डेटा वैल्यूज है। तो वो आपको कुछ इस तरीके से शो होगी। कैसे शो होगी, कुछ इस तरीके से। बहुत ध्यान से देखना, ये चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, तभी आप इसे समझ पाओगे कि ये कैसे हमें शो हो रहा है। ओके, देखो फर्स्ट वाले में जो आंसर था वो आसाम की वैल्यूज थी, तो ये आसाम की वैल्यूज आपको शो हो रही है।
ठीक है। सेकंड फिर आपको जो था वो सेकंड स्टेट की, देन थर्ड स्टेट की आपको एरे यहां पर शो हो रही है। तो ये डेटा वैल्यूज हमें यहाँ पे क्लियर शो हो रही है। ये बाय डिफॉल्ट आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या हम बोल सकते हैं कि डेसिमल फॉर्म में शो हो रही है। यदि आप इसे एक्सेस करना चाहते हो विदाउट एरे तो ये आपको नॉर्मल भी शो होगी। ओके, तो डॉट वैल्यूज से क्या मिला हमें? डेटा वैल्यूज मिली। कौन सी डेटा वैल्यूज मिली हमें? ये डेटा वैल्यूज मिली, जो सारी डेटा वैल्यूज आपको एक्सेस करनी थी ना कि टेबल में कौन सी डेटा वैल्यूज है, ये डेटा वैल्यूज मिली। 4 अरे शो हो रही थी आपको, पहली अरे ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी अरे। ठीक है, ये एरेज हैं। ओके, जो आपको कहां शो हो रही है? डॉट वैल्यूज लिखने पर शो हो रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डॉट शेप। शेप प्रॉपर्टी भी यूज किया था हमने, कहां पर? सीरीज में। शेप प्रॉपर्टी क्या रिटर्न कर रही थी कि आपकी सीरीज का कैसा शेप है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, कितने एलिमेंट्स हैं, उसके लिए साइज प्रॉपर्टी यूज किया था, राइट। तो यहां पे टू डिस्प्ले अ टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का कैसा शेप है, कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, ओके, वो डिस्प्ले करता है शेप प्रॉपर्टी, शेप एट्रीब्यूट। तो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लगाना है और शेप लिख देना है। जैसे शेप लिखोगे तब आपको मिल जाएगा आपके डेटा फ्रेम का शेप। तो कितने कॉलम्स है, कितनी रो है? 4 रो है और 3 कॉलम्स है ना। तो 4,3 किस फॉर्म में रिटर्न हो रहा है आपका आउटपुट? आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो 4,3 मतलब 4 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। क्या है? 3 कॉलम्स हैं। तो 4 इंटू 3 टोटल 12 डेटा वैल्यूज है। ओके, तो समझ में आया? It means कि forest area DF has 4 rows and 3 columns. Okay, so shape क्या रिटर्न कर रहा है हमें? शेप हमें रिटर्न कर रहा है कि आपकी जो डेटा फ्रेम है उसमें कितने रोज हैं? 1 2 3 4 4 रोज हो गई और 1 2 3 3 कॉलम्स हो गए। ओके, समझ में आया? यही शेप होता है। क्लियर? अब ये जरूरी नहीं है किसी टेबल में 7 रो 8 कॉलम, 7 क्रॉस 9, 8 क्रॉस 10, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4, कैसा भी शेप हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम साइज। साइज क्या रिटर्न करता है कि जो डेटा फ्रेम आप यूज कर रहे हो उसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं। इसने शेप बताया कि इस शेप की आपकी डेटा फ्रेम है, 4x3 की डेटा फ्रेम है, लेकिन उसमें कितने एलिमेंट है, उसका साइज क्या है, उसमें कितनी डेटा वैल्यूज प्रेजेंट है, वो कौन बताएगा? साइज एट्रीब्यूट बताएगा। टू डिस्प्ले अ टपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा फ्रेम। ओके, सो फॉरेस्ट एरिया डॉट साइज रिटर्न कर रहा है हमें 12, मतलब 4 रो और 3 कॉलम में टोटल एलिमेंट्स हुए 4 इंटू 3 12 एलिमेंट्स। दिस मीन्स द फॉरेस्ट एरिया डीएफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज 12 वैल्यूज इन इट। कितनी वैल्यूज हुई उसमें? 12 वैल्यूज। तो शेप ने हमें शेप रिटर्न किया, इतने रो इतने कॉलम है, और साइज ने हमें रिटर्न किया कि उन रो और उन कॉलम में टोटल मिला के कितने डेटा वैल्यूज है। ओके, सो होप आपको ये चीज समझ में आई अच्छे से, जो हमने अभी जितने भी डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स देखे। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज डॉट टी, मतलब टी एट्रीब्यूट। अब ये टी एट्रीब्यूट किस काम में आता है, इसका क्या मतलब है? टी का मतलब है ट्रांसपोज। 12th क्लास में आपने मैट्रिक्स वाला यदि चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखा होगा। ओके, होप सभी ने पढ़ लिया होगा मैट्रिक्स चैप्टर, उसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखा था। कैसे ट्रांसपोज किया था? सपोज ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 3। ओके, ये कितने की मैट्रिक्स है? 2x3 की मैट्रिक्स है ना। तो यदि आपको इसको ट्रांसपोज करना है, क्या करना है? ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो यहां पे ये जो रो है 2 3 4 ये बन जाएगा कॉलम, और नेक्स्ट वाली जो रो है वो बन जाएगा नेक्स्ट कॉलम। तो अब इसका स्ट्रक्चर हो गया है 2x3, ओके सॉरी 3x2, है ना, कि 3 रो बन गई और 2 कॉलम बन गए। तो यही होता है एक्चुअली ट्रांसपोज, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रो को कॉलम में किस में कन्वर्ट करते हैं? रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब बदलना, रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना। ओके, तो बस यही जो प्रॉपर्टी है, टी वाली जो प्रॉपर्टी है, टी नाम का जो एट्रीब्यूट है वो ट्रांसपोज करता है। ठीक है, सो टू ट्रांसपोज डेटा फ्रेम मीन्स रो इंडाइसेस एंड कॉलम लेबल्स ऑफ डेटा फ्रेम रिप्लेस ईच अदर्स पोजीशन।
रो और कॉलम इंडाइसेस पे जो पोजीशंस में जो डेटा है वो डेटा अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। सो यदि आप लिखते हो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट टी मतलब ट्रांसपोज, तो देखो यहां पे क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना। पहले हम टेबल देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये टेबल ध्यान से देखो, यहाँ पे आसाम, केरला और दिल्ली ये क्या है, कॉलम्स है ना। जब आप टी का यूज करोगे, ट्रांसपोज का यूज करोगे, तो ये कॉलम्स आ जाएंगे इधर रो में, ये कन्वर्ट हो जाएंगे रो में, और ये जो रोज थी ये बन जाएंगे कॉलम्स। समझ में आया? तो जैसे ही मैंने लिखा, क्या लिखा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट टी, क्या लिखा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट टी, तब आप आउटपुट देखो क्या हो गया, जियोग्राफिकल, वेरी डेंस, मॉडरेट, डेंस और ओपन फॉरेस्ट, ये क्या बन गए, कॉलम थे ना, ये बन गए रो। और यहां पे आसाम, केरला, दिल्ली लिखा हुआ था, ये बन गया आपका कॉलम। ओके, कैसे हुआ ये चमत्कार, डॉट टी लगाने से, मतलब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट टी मतलब ट्रांसपोज एट्रीब्यूट का यूज किया तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो गए, और जो कॉलम्स थे वो रो में कन्वर्ट हो गए, ट्रांसपोज हो गए। ओके, एक दूसरे से रिप्लेस हो गए। अब सिर्फ रो कॉलम नहीं, उनकी वैल्यूज भी ध्यान से देखो, इनकी डेटा वैल्यूज में भी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो डेटा वैल्यूज है ये भी साथ में ट्रांसपोज हुई हैं। ओके, सो समझ में आया कि अभी हमने कितने एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर लिया। हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है टी फॉर ट्रांसपोज एट्रीब्यूट, रो, कॉलम, इंडेक्स, ओके, शेप, साइज, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं डेटा फ्रेम के, जैसे सीरीज के एट्रीब्यूट्स थे। सो होप आपको एट्रीब्यूट समझ में आए, इसका प्रैक्टिकल भी हम बहुत जल्द देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि सारे एट्रीब्यूट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे आप YouTube के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। magnetbrains.com जैसे ही आप लिखते हो गूगल पे तो इस तरीके का होम पेज आपको शो होगा। यहां सेलेक्ट कर लेनी है आपको अपनी क्लास 12। जैसे ही क्लास 12 को सिलेक्ट करोगे तब आ जाओगे आप अपने सब्जेक्ट क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस पे। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ को सिलेक्ट करोगे तो आ जाने वाले हो अपने सब्जेक्ट IP बुक कोड 065 पर, और नीचे यहाँ आपको मिल जाएंगी सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब कि जो बुक में आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में हमने इनको कवर किया हुआ है। तो जिस ऑर्डर में बुक में है उसी ऑर्डर में आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल वीडियोस मिल जानी है। ओके, सो आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरीके से आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी। सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।